एपिसोड 6 आई वॉन्ट टू गो टू द बाथरूम। राहुल को अपने इतने राहुल पाकर दोबारा शालिनी के दिल और दिमाग पर एक अलग सा शुरूर छा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह राहुल को जन्म जन्मांतर से जानती है। और तभी राहुल उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर चला गया। उस बिल्डिंग में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शालिनी को डर लगने लगा था और डर के मारे वह राहुल से लिपट गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने राहुल से कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले जा रहे हो? मुझे अंदर नहीं जाना है। और राहुल उसे गोद में लेकर उसे कहने लगा, लेकिन मेरा घर तो यही है, तो तुम्हें और कहीं नहीं ले जा सकता हूँ। ऐसा कहकर राहुल उसे एक कमरे में लेकर पहुंचा। वह कमरा उस पूरी बिल्डिंग में सबसे अलग था। बहुत सुंदर खूबसूरत कमरा था वह। उस कमरे में एक सुंदर सा बेड बिछाए हुआ था। देखने में वह बेड काफी साल पुराना लग रहा था। उस बेड के ठीक ऊपर एक तस्वीर लगी हुई थी जो किसी राजा की तस्वीर थी शायद। बेड के बगल में एक टेबल रखी हुई थी जो देखने में पीतल की लग रही थी और उस पर एक गुलदस्ता रखा हुआ था जिसमें काले रंग के गुलाब लगे हुए थे। शालिनी ने उन गुलाब को देखकर कहा, यह बहुत अजीब है, ये काला क्यों है? राहुल उसे देखकर मुस्कुराया और उससे कहा, जरूरी नहीं कि काला है तो खूबसूरत नहीं लगेंगे, मुझे तो यह बहुत पसंद है, तुम्हें पसंद नहीं है? शालिनी ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। राहुल ने शालिनी को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब दोबारा तुम्हें यह कभी नजर नहीं आएंगे। फिर ऐसा कहकर राहुल ने वो फूल गुलदस्ता उठाकर बाहर फेंक दिए और शालिनी को बेड पर बिठा दिया। बेड पर बैठते ही शालिनी के शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। राहुल बिल्कुल शालिनी के पास आकर बैठ गया था। उसने शालिनी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर वह उससे प्यार भरी बातें करने लगा। शालिनी जैसे किसी दूसरी दुनिया में खो रही थी। उसे सिर्फ राहुल के होंठ चलते हुए दिखाई दे रहे थे। उसकी एक भी बात शालिनी के कान में नहीं जा रही थी। वह बस प्यार सी राहुल को देख रही थी। राहुल ने प्यार से शालिनी के गाल को चूमा और फिर उसे गले से लगा लिया। शालिनी ने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अचानक ही उसका बदन हल्का हो गया और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। शालिनी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और वह इधर-उधर देखने लगी। वह घबरा गई थी क्योंकि एक बार फिर से राहुल वहां नहीं था और वह उस कमरे में अकेली थी। शालिनी घबरा कर इधर-उधर देखने लगी। उसका गला सूखने लगा था। डर के मारे उसके चेहरे पसीने की बूंदें निकल आई थी। वह घबरा कर बिस्तर से उठ गई और उस कमरे को देखने लगी। वह कमरा जो राहुल के रहते हुए एकदम रोशन था, वह अभी एकदम वीरान सा लगने लगा था। उस कमरे में चारों तरफ अंधेरा हो गया था। शालिनी बहुत डरने लगी थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे से कोई निकल कर गया हो। उसने सोचा शायद राहुल उसे डराने की कोशिश कर रहा है और वह दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह दरवाजे की ओर पहुंची, उसे अंधेरे में दो काली लाल चमकती आंखें दिखाई दी। शालिनी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसे बहुत डर लगने लगा था। शालिनी अपने कदम पीछे लेने लगी। उन आंखों को देखकर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह दोबारा पीछे बेड की तरफ जाने लगी थी और जैसे जैसे शालिनी पीछे जा रही थी, उस साये के दोनों हाथ लंबे होते जा रहे थे और शालिनी की तरफ बढ़ रहे थे। उस साये के हाथ के नाखून बहुत लंबे थे और उन नाखूनों से खून टपक रहा था। शालिनी धीरे धीरे पीछे जाने लगी थी और डर के मारे उसकी आवाज उसके हलक में ही रह गई थी। वह बहुत घबरा रही थी। वह चीखना चाहती थी लेकिन चीख नहीं पा रही थी और तभी एक बड़ा सा चमगादड़ उसके सिर के ऊपर से फड़फड़ाता हुआ निकला और शालिनी जोर से चीखने लगी। वह इतनी जोर से चीख रही थी कि उसकी आवाज उसके मम्मी पापा के कमरे तक पहुंच गई।
और रघु और संजू भागते हुए उसके कमरे में आए। रोशनी उसके बगल में बैठी हुई थी और उसे जगाने की पूरी कोशिश कर रही थे, लेकिन शालिनी बस चीखे जा रही थी। और तभी रघु उसके लिए पानी लेकर आए और उसके ऊपर पानी छिड़कने लगे। संजू की आंखों में आंसू आ रहे थे, उनसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसे प्यार करना शुरू कर दिया और उसे प्यार से उठाने की कोशिश कर रही थी। शालिनी, उठ जाओ बेटा, यह सिर्फ एक सपना है, उठो बेटा। और फिर अचानक शालिनी उठकर खड़ी हो गई और चारों तरफ अपने कमरे को ऐसे देखनिहार रही थी मानो किसी अनजान जगह पर हो। और फिर उसकी नजर सामने खड़े हुए अपने पापा पर पड़ी और वह भागकर अपने पापा से लिपट गई। उसने अपने पापा से कहा, मैं यहाँ कैसे आई पापा? रघु ने शालिनी से कहा, बेटा तुम सो रही थी और लगता तुमने दोबारा से वही सपना देखा लिया, इसलिए तुम डर गई। लेकिन इस बार शालिनी को वह सपना जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने अपने पापा से कहा, नहीं पापा, वो सपना नहीं था, वह हकीकत थी। मैं सचमुच उस खंडहर बिल्डिंग में गई थी पापा, आप मेरा यकीन करिए, मैं वहाँ पर गई थी, यह सपना नहीं था। रघु ने शालिनी से कहा, हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, अब तुम शांत हो जाओ। और जैसे तैसे रघु और संजू ने शालिनी को शांत कराया। शालिनी चुप तो हो गई थी, लेकिन अब उसकी बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह एक सपना था। वह रोशनी की तरफ देख रही थी और फिर उसने रोशनी से कहा, रोशनी, तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन है ना? मुझे पता है मामा पापा को मेरी बात पर यकीन नहीं है। रोशनी, तुम मेरा यकीन करो, मैं सचमुच वहाँ गई थी, यह मेरा सपना नहीं था। रोशनी ने शालिनी से कहा, कोई बात नहीं, हम सुबह देखते हैं कि तुम्हारे सपने का क्या करना है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और तभी शालिनी ने रोशनी से कहा, मुझे बाथरूम जाना है। रोशनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो क्या मैं तेरे साथ चलूं? डर लग रहा है क्या तुझे? शालिनी ने एपिसोड 7 शालिनीज हार्टबीट इंक्रीज्ड। शालिनीज हार्टबीट इंक्रीज्ड। शालिनी अपने पैरों की मिट्टी देखकर हैरान रह गई और फिर वह कांपते हुए होठों से रोशनी से कहने लगी, रो 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 रोशनी, यह देखो, यह मेरे पैरों में क्या लगा है। रोशनी आधी नींद में थी और वहीं से अपनी आधी आंखें खोलकर शालिनी की तरफ देखकर कहने लगी, अच्छा क्या लगा है, जाकर बाथरूम में धो ले। रोशनी के व्यवहार को देखकर शालिनी गुस्से में आ गई और वह जाकर रोशनी को जोर जोर से हिलाने लगी। रोशनी इरिटेट होकर उठकर बैठ गई और शालिनी से कहने लगी, क्या हुआ है, तुझे क्यों परेशान कर रही है? मुझे अगर पता होता कि तू रात में इतना चीखती है तो मैं तेरे साथ कभी नहीं रुकती, और अब तू मुझे सोने नहीं दे रही है। जैसे तैसे तो मुझे नींद लगी थी, अब बता क्या हुआ है? अब क्या फिर से कोई भूत देख लिया है? शालिनी ने अपने दोनों पैर आगे बढ़ाते हुए उसे दिखाए और उससे कहा, यह देख, यह मेरे पैरों में मिट्टी कहाँ से आई है? तुम्हें पता है, मैंने अपने सपने में भी यही देखा था कि मैं एक गीली कीचड़ वाली जगह पर गई हूँ और अब यह मेरे पैरों पर मिट्टी लगी हुई है। तुझे क्या लगता है यह सब इत्तेफाक है? रोशनी, मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं सच कह रही हूँ, मैं उस जगह पर हकीकत में गई थी, वह सपना नहीं था। रोशनी ने अपनी आंखें ऊपर चढ़ाते हुए शालिनी से कहा, यह मिट्टी तो कहीं से भी आ सकती है। वैसे भी तुझे याद है जब तूने खाना खाया था उसके बाद हम तेरे गार्डन में नंगे पैर टहल रहे थे, हो सकता है यह मिट्टी वहीं से तेरे पैर में लग गई हो। अब तू मेरा दिमाग मत खराब कर, जा अपने पैर धो ले और चुपचाप सो जा। बाकी मैंने कहा है ना, तेरे सपने वाली बात का हम सुबह कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं, और अब सो जा, सुबह कॉलेज भी जाना है। रोशनी का रिएक्शन देखकर शालिनी को बहुत गुस्सा आने लगा और वह मन ही मन सोचने लगी, तू कितनी मतलबी है, जब भी तू परेशानी में होती है तो मैं तुम्हारी परेशानी सुनती हूँ, लेकिन तुम बहुत सेल्फिश हो
और फिर गुस्से से शालिनी बाथरूम में जाकर अपने पैर धोकर वापस आ गई और रजाई लेकर सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर शालिनी बहुत चुप थी। संजू उसकी परेशानी समझ गई थी और उन्होंने इशारे से रघु को शालिनी को दिखाया। रघु ने शालिनी को देखते हुए कहा, क्या बात है शालिनी बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना है? आज मेरी कोयल जैसी बेटी इतनी चुपचाप क्यों है? अपने पापा की बात पर शालिनी ने मुस्कुराते हुए अपने पापा की तरफ देखा और फिर उनसे कहा, कुछ नहीं पापा, बस कल रात के बारे में सोच रही थी। कल मेरी वजह से सारा पार्टी खराब हो गया था। रघु ने शालिनी के पास आते हुए उससे कहा, नो बेटा, डोंट थिंक लाइक दैट, इट वॉज नॉट योर मिस्टेक। यह सब तो होता रहता है। वेल, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास दिखा सकता हूँ। तुम उसे अपनी प्रॉब्लम बता देना, हो सकता है उनके पास तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सलूशन हो। पर तुम ऐसे उदास मत रहो शालिनी, मुझे अपनी बेटी खुश और हंसते हुए अच्छी लगती है। अपने पापा की बात सुनकर शालिनी उनके पास गई और उनसे गले लगकर उनसे कहने लगी, आई लव यू पापा, आई एम ओके, आई डोंट नीड एनी साइकियाट्रिस्ट। यह है ना मेरी साइको फ्रेंड रोशनी, इसके साथ रहकर मुझे बुरे सपने आना कोई बड़ी बात तो है नहीं। और जैसे ही शालिनी ने यह कहा, रोशनी ने गुस्से में उठकर शालिनी को घूर कर देखा और तब तक सुमित भी आ गया था। सुमित शालिनी से 3 साल बड़ा था और बहुत समझदार भी। सुमित मन ही मन रोशनी को चाहता था, लेकिन यह बात उसने कभी भी ना ही शालिनी से कही थी और ना ही रोशनी से कही। और रोशनी भी सुमित के इमोशंस से बिल्कुल अनजान थी। वह तो सुमित के साथ बस एक दोस्त की तरह ही बर्ताव करती थी, क्योंकि सुमित, शालिनी और रोशनी यह सब एक साथ एक कॉलेज में थे। शालिनी के पिता एक बहुत ही रेप्यूटेड, वेल नोन, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन थे और वह यह बात जानते थे कि पैसा कैसे कमा सकते हैं और वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। इन एनी केस उनके लिए पैसा मैटर करता था। लेकिन वह शालिनी को अपनी जान से ज्यादा लव करते थे, क्योंकि जब से शालिनी ने उनके घर में जन्म लिया था उस दिन से उनका बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा था और इसीलिए वह शालिनी को अपने लिए बहुत लकी मानते थे। और जैसे ही शालिनी नाश्ते की टेबल पर आया, उसने तिरछी निगाहों से रोशनी को ताड़ना शुरू कर दिया और रोशनी इन सारी बातों से बेखबर रोशनी से लड़ाई करने में लगी हुई थी। सुमित धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और अचानक शालिनी की नजर सुमित पर पड़ी। उसने सुमित को देखकर कहा, क्या हुआ भाई, आप रोशनी को देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? शालिनी की बात सुनकर सुमित हड़बड़ा गया और उसने ब्रेड में बटर लगाते हुए शालिनी से कहा, कुछ नहीं बहन, मैं तो बस तुम दोनों की लड़ाई देख रहा था। अब बड़ी हो गई हो तुम दोनों, ऐसे ही बच्चों की तरह कब तक लड़ती रहोगी? और चलो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। तीनों ने अपना नाश्ता खत्म किया। फिर सुमित, रोशनी और शालिनी एक साथ एक गाड़ी में कॉलेज चले गए। शालिनी के जाने के बाद संजू बहुत परेशान थी। बार बार उनके दिमाग में वह ताबीज की बात चल रही थी और उन्होंने रघु से कहा, क्यों ना हम उन बाप जी के पास दोबारा जाए। आपको याद है उन्होंने हमसे कहा था कि अगर यह ताबीज खो जाए या टूट जाए तो हम दोबारा उनसे बनवा सकते हैं। रघु ने संजू की बात सुनकर कहा, तुम बस ऐसे ही परेशान हो रही हो सकता है शालिनी ने खुद ही कहीं उतार कर रख दिया होगा, मिल जाएगा। अब इतना मत सोचो। और आजकल के बच्चे यह फालतू की हॉरर मूवीज देखते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके दिमाग में वही सब चलता रहता है और बुरे बुरे सपने भी आते हैं। हमारी शालिनी के साथ भी यही सब हो रहा होगा। अब तुम परेशान मत हो। इधर शालिनी, सुमित और रोशनी कॉलेज पहुंच चुके थे। तभी थोड़ी देर में उन्हें सामने से पूजा आती है। एपिसोड 8 अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम ट्रस्ट करोगे। विवेक का नोट देखकर शालिनी को थोड़ा अजीब लगा। वह मन ही मन सोचने लगती है कि क्या उसे लाइब्रेरी जाना चाहिए।
लेकिन फिर उसके मन में आया कि यह कोई सपना तो है नहीं जो इससे डरने की जरूरत है, और ऐसा सोचकर शालिनी धीरे से उठकर क्लासरूम से बाहर जाने लगी। रोशनी ने शालिनी को जाते हुए देखा और उसने पूजा को धीरे से इशारे में बताया, लेकिन पूजा उसके बात में ध्यान नहीं दिया और रोशनी को चुप रहने के लिए कहा और फिर वह दोनों लेक्चर ध्यान से सुनने लगी। शालिनी क्लासरूम से बाहर आ चुकी थी और वह इधर-उधर देख रही थी जैसे वह कोई चोरी कर रही हो। और फिर थोड़ी देर बाद वह लाइब्रेरी की ओर निकल पड़ी। लाइब्रेरी में पहुंचकर उसने विवेक की तरफ देखा। विवेक चुपचाप बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। शालिनी विवेक के पास पहुंची और जैसे ही उसने विवेक से कहा, मुझे तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? विवेक ने उसकी तरफ देखकर उसे चुप रहने के लिए कहा और फिर अपने हाथ में वह किताब लेकर लाइब्रेरी से बाहर चला गया। शालिनी उसके पीछे पीछे जा रही थी। उसने विवेक से कहा, मुझे कुछ बताओगे भी? मुझे यहाँ क्यों बुलाया था और अब चुपचाप मुझे अपने पीछे पीछे क्यों घुमा रहे हो? विवेक शालिनी को लेकर कैफेटेरिया पहुँच गया। वहाँ पहुंचकर उसने शालिनी से कहा, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? इतना तो पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी में बातें नहीं हो सकती है। शालिनी ने घूरते हुए विवेक की तरफ देखा और उससे कहने लगी, और तुम्हें तो अक्ल है? नोट छोड़ते वक्त उसमें लिख तो सकते थे ना कि मीट मी इन कैफेटेरिया। लाइब्रेरी लिखने की क्या जरूरत थी? अब विवेक ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा, को क्या मैंने उस पर ऐसा लिखा था? माय मिस्टेक। लिखना तो कैफेटेरिया चाह रहा था पर दिमाग में उस किताब के बारे में चल रहा था, तो सोचा पहले लाइब्रेरी जाकर किताब ले आऊं, उसके बाद तुमसे बात करूं। शालिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, अगर ऐसी ही बात थी तो मुझे अपने पीछे पीछे क्यों घुमा रहे हो? क्या तुम्हें इतनी फालतू लगती हूँ मैं? और वैसे भी मुझे तुम खास पसंद नहीं हो, इसलिए जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मुझे क्लास में वापस जाना है। विवेक ने आंखें चढ़ाते हुए शालिनी की तरफ देखा और उससे कहने लगा, ओहो, इतना एटीट्यूड लगता है। मैडम को फालतू की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे यह बताएंगी कि आप इतनी बुरी तरीके से घूर घूर कर मुझे क्यों देखती है? ऐसा क्या दिखता है आपको मेरे चेहरे पर कि आप हमेशा मुझे घूरती ही रहती है? क्या मैं आपको किसी की याद दिलाता हूँ या फिर किसी हीरो जैसा लगता हूँ? कोई तो वजह होगी ना जिस वजह से आप मुझे घूरती रहती है। शायद आपको पता नहीं है कि किसी को ऐसे बिना मतलब में घूरना बैड मैनर्स होते हैं। विवेक की बात सुनकर शालिनी को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए विवेक से कहा, यह मेरी मर्जी है कि मैं किसको घूरे और किसको नहीं, तुम्हें इससे क्या मतलब? विवेक ने कहा, ओह हेलो मैडम, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम किसी और को नहीं घूर रही थी, तुम मुझे ही घूर रही थी। जिस दिन से मैं गलती से तुम्हारी जन्मदिन पार्टी पर क्या चला गया, तुमने तो घूर घूर कर मेरा जीना हराम कर दिया है। ओ मैडम, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी साइको हो क्या? सचमुच अभी तक तो मैं यही सोच रहा था कि शायद तुम कोई साइको हो, और मैंने पूजा से पूछा भी था कि तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा हिला तो नहीं है। वह तो अच्छा हुआ कि पूजा ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। शालिनी ने गुस्से से घूरते हुए विवेक से कहा, क्या कहा? पूजा ने मेरे बारे में क्या बताया तुम्हें? मेरे बारे में उसने वह तुम रहने दो, इतना कुछ खास नहीं बताया था, बस उसने यही कहा था कि शालिनी थोड़ी सी तो पागल है। विवेक के मुंह से अपने लिए यह शब्द सुनकर शालिनी का गुस्सा 7वें आसमान तक आ गया। उसने अपना हाथ टेबल पर मारते हुए विवेक से कहा, पूजा की इतनी हिम्मत, वह मुझे पागल कह रही थी, अभी देखती हूँ उसको। और जैसे ही शालिनी टेबल से उठकर जाने लगी, विवेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया और उससे कहने लगा, ओहो फूलन देवी, इतना गुस्सा मत करो यार, मजाक कर रहा था, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या? प्लीज मजाक तो समझ लिया करो यार, आई वॉज जस्ट जोकिंग। पूजा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और ना ही मैंने उससे कुछ पूछा था। अब तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
तुम मुझे ऐसे क्यों घूरती हो, क्या मैं तुम्हें पसंद आने लगा हूँ? शालिनी ने दोबारा चिढ़ते हुए विवेक से कहा, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शालिनी की बात सुनकर विवेक ने कहा, तो फिर कैसा है वह भी बता दो। विवेक की बात पर शालिनी थोड़ा सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी कि क्या उसे विवेक को सब कुछ बता देना चाहिए, और शालिनी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर पर कुछ सरसराया हो। वह थोड़ा चौंक गई और फिर तभी उसने नीचे झुककर देखा, और जैसे ही उसने नीचे झुककर देखा उसकी आंखें डर से फैल गई। वह भयानक औरत फिर से उसकी टेबल के नीचे बैठी हुई थी और उसकी तरफ घूर रही थी। उसकी लाल लाल आंखों से खून रिस रहा था और वह अपने पेट की तरफ इशारा कर रही थी, उसका वही खुला हुआ पेट। इस बार शालिनी ने अपनी दोनों मुठ्ठियां जोर से भींच ली थी। वह चीखना चाहती थी लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ साफ छलक रही थी और उसकी सांसें तेज हो गई थी। सामने बैठा हुआ विवेक उसके इन बदलते हाव भाव को देख रहा था। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से शालिनी को क्या हो गया है, वह ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। उसने शालिनी की तरफ देखा और फिर टेबल के नीचे देखने लगा, लेकिन विवेक थोड़ा चौंक कर सामान्य हो गया। विवेक को कुछ नजर नहीं आया तो विवेक ने शालिनी को जोर से हिलाकर उससे कहा, क्या हुआ है, अचानक से तुम्हें क्या हुआ? शालिनी डर गई थी, वह बहुत बुरी तरह। एपिसोड 9 विवेक सेड विद क्यूरियोसिटी। विवेक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ शालिनी जरूर करूँगा, बताओ क्या बात है। शालिनी ने विवेक से कहा, तो सुनो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपनी जन्मदिन वाले दिन ही देखा था। विवेक ने कहा, अच्छा कहाँ? शालिनी ने कहा, उस दिन जब मैं ट्रेन से शॉपिंग करने के लिए जा रही थी तब मैंने उस ट्रेन में तुम्हें देखा था, दोपहर 2 बजे। विवेक ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, हाँ उस दिन मुझे कुछ काम था, मैं भी कहीं गया हुआ था। अच्छा, क्या सचमुच तुमने उस दिन मुझे देखा था? शालिनी ने कहा, हाँ विवेक, लेकिन वह पहली बार नहीं था जब मैंने तुम्हें देखा था। अब विवेक को शालिनी की बातों में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था और उसने उत्सुकता जताते हुए शालिनी से कहा, अच्छा तो फिर बताओ, और तुमने मुझे कब देखा है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं घर से उसी दिन बाहर निकला था जब से मैं शहर में आया हूँ, तो तुमने मुझे कहाँ देखा? शालिनी ने विवेक से कहा, यही तो बात है विवेक, तुम्हें पता है पिछले कुछ सालों से मैं लगातार तुम्हें अपने सपने में देखती आ रही हूँ। शालिनी की बातें सुनकर विवेक मुस्कुराने लगा और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, वाह, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं किसी के सपनों में भी आता हूँ। शालिनी ने विवेक की तरफ चिढ़ते हुए देखा और फिर मायूसी से दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। विवेक समझ गया था कि शालिनी को अच्छा नहीं लगा है, वह सीरियस थी। उसने शालिनी से कहा, सॉरी यार, माफ कर दो। अच्छा कहो, आगे बताओ, तुम कुछ सालों से मुझे अपने सपने में देख रही हो, क्या सपना देखती हो तुम? शालिनी ने विवेक की तरफ चेहरा घुमाते हुए कहा, पहले तुम बताओ, तुम मेरी बातों को सीरियसली ले भी रहे हो या बस अपना टाइम पास कर रहे हो? विवेक ने शालिनी को देखते हुए कहा, नहीं यार प्लीज, कहा ना बताओ। शालिनी ने विवेक से कहा, विवेक तुम मुझे पिछले 2 महीने से सपने में आते हो, लेकिन इस तरह से नहीं, बहुत अलग तरह से। मेरे सपने में मैं तुम्हें अपने लवर के रूप में जानती हूँ। सपने में हम दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते हैं। विवेक ने शालिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इसमें डरने जैसी क्या बात है? हो सकता है भगवान को हमें मिलाना हो और इसीलिए उन्होंने पहले से ही मुझे तुम्हारे सपनों में भेज दिया हो, ताकि जब मैं तुम्हारे सामने आऊं तो तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा सोलमेट कौन है। शालिनी ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ विवेक, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आगे उस सपने में क्या होता है? विवेक ने उत्सुकता जताए हुए कहा, अच्छा अभी आगे भी कुछ है, बताओ मैं सुन रहा हूँ। शालिनी ने कहा,
विवेक, मैं हमेशा सपने में देखती हूँ कि तुम मुझे प्यार कर रहे हो, पर अचानक से तुम कहीं गायब हो जाते हो और जब मैं तुम्हें ढूंढने जाती हूँ तो तुम तो मुझे कहीं नहीं मिलते हो। लेकिन एक भयानक औरत जो सचमुच बहुत भयानक थी वह मेरे सामने आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है वह मुझे कुछ बताने की कोशिश करती है। विवेक, अभी तक तो यह सपने तक ही सीमित था, लेकिन जब से तुम मेरी रियल लाइफ में आए हो उस दिन से वह भयानक औरत भी मेरी रियल लाइफ में आ गई है। अब विवेक को थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने शालिनी से कहा, क्या मतलब वह भयानक औरत कौन है? शालिनी ने कहा, मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन तुम्हें याद है उस दिन मैं केक काटते काटते बेहोश हो गई थी। तुम्हें पता है मैंने उस दिन उस औरत को अपनी टेबल के नीचे देखा था। हाँ विवेक, मैंने अपनी जागती आंखों से उसे अपनी टेबल के नीचे देखा था। विवेक, मैं बहुत डर गई थी और इसीलिए मैं बेहोश हो गई थी। विवेक ने शालिनी की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या आज भी अभी कैफेटेरिया तुमने उसी औरत को? हाँ विवेक, अभी भी मैंने उसको दोबारा देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी तुम मेरे आसपास होते हो वह औरत भी मेरे आसपास होती है। विवेक, यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता है कि तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट करोगे या नहीं, क्योंकि मेरे खुद के पेरेंट्स, मेरी बेस्ट फ्रेंड, कोई भी मेरी बातों का ट्रस्ट नहीं कर रहा है। और ऐसा कहते कहते शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। विवेक, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं सच कहती हूँ पागल हो जाऊंगी। विवेक को शालिनी के ऊपर बहुत तरस आ रहा था। उसने शालिनी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहो तो तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा लेते हैं, शायद उनके पास तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन हो। शालिनी ने विवेक से कहा, नहीं नहीं विवेक, यह साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, यह कुछ और ही है। विवेक ने शालिनी से कहा, देखो शालिनी, मैं तुम्हें इसलिए यह कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रॉब्लम तुम्हें है वह प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। अब हैरान होने की बारी शालिनी की थी। उसने विवेक को देखते हुए कहा, क्या मतलब तुमने भी मुझे सपने में देखा था क्या? विवेक ने कहा, अब मुझे यह तो नहीं पता कि वह तुम ही थी, लेकिन हाँ वह थी तो कोई औरत ही, और बहुत भयानक औरत जिसको देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए। वह मुझे रोज रात सपने में आती थी और मैं डर कर चीखने लगता था और फिर धीरे धीरे वह मुझे जागते हुए भी दिखने लगी। पहले वह दिन में एक बार नजर आती थी, लेकिन धीरे धीरे वह मुझे रोज नजर आने लगी थी। मुझे नहीं पता वह कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं बहुत परेशान रहने लगा था और तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाया। तब से मैं कुछ मेडिसिन ले रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे थोड़ा फायदा हुआ है। अब काफी दिनों से मुझे वह नजर नहीं आती है। शालिनी ने विवेक की बातें सुनी और फिर कुछ सोचने लगी। उसने विवेक से कहा, तो क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि यह सब इत्तेफाक है? विवेक ने शालिनी की तरफ देखकर कहा, क्या इत्तेफाक है? क्या कहन? एपिसोड 10। शालिनी का मन नहीं लगा। विवेक जैसे ही बेंच से उठा, एक बार फिर सामने पेड़ पर उसे वह औरत झांकती हुई नजर आई और उस औरत को देखकर विवेक का पूरा शरीर कांपने लगा। विवेक बहुत बुरी तरह से डर गया था। वह तुरंत ही कैब लेकर घर वापस आ गया। कॉलेज में परेशान होने के बाद शालिनी का मन नहीं लगा और वह अपने भाई को लेकर घर आ गई। घर पहुंचकर वह बहुत बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ हो क्या रहा है। वह परेशान थी और तभी उसे ख्याल आया कि विवेक ने भी तो उसे यही बताया था कि उसके सपने में भी ऐसी ही कोई औरत आती है। और फिर उसे एक पल में न जाने क्या हुआ, उसने पूजा को कॉल लगा दिया। शाम हो चुकी थी और पूजा अपनी फैमिली के साथ बैठकर चाय पी रही थी कि तभी मोबाइल में शालिनी का कॉल देखकर वह वहां से उठकर गार्डन में चली गई। वहां जाकर उसने शालिनी का कॉल उठाया। हाँ बोल शालिनी, ठीक तो है ना? तू कॉलेज से भी तू अचानक चली गई थी, क्या हुआ?
शालिनी ने पूजा से कहा, क्या मैं तेरे भाई से बात कर सकती हूँ? पूजा ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी तो तू मेरे भाई से इतना चिढ़ रही थी और अब तुझे उससे बात करनी है? क्या बात करनी है, मुझे भी तो बता। शालिनी ने एक बार फिर पूजा से कहा, तुम एक बार मेरी उससे बात करा दो या फिर मुझे उसका फोन नंबर दे देना, मैं खुद उसके फोन पर उससे बात कर लूंगी। पूजा को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने विवेक से कहा, तुम्हारे लिए कोई कॉल है? कोई बेचैन है तुमसे बात करने के लिए? और पूजा विवेक को फोन पकड़ाकर दोबारा चाय पीने चली गई। विवेक ने हैरानी से फोन की डिस्प्ले पर शालिनी का नाम देखा और वह फौरन फोन लेकर दूर जाकर खड़ा हो गया और शालिनी से बात करने लगा। हेलो शालिनी, कैसी हो? मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल करोगी। अब यह बताओ, हमें मिलना कहाँ है? शालिनी ने हैरानी जताते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ? विवेक ने कहा, अब यह प्रश्न उत्तर छोड़ो और यह बताओ कहाँ पर मिलना है? शालिनी ने पास के मार्केट में एक पिज्जा शॉप थी, उसका एड्रेस विवेक को दे दिया और उससे कहा, अकेले ही आना, पूजा को साथ में मत लाना। विवेक ने सुनकर हाँ कर दिया और शालिनी को अपना फोन नंबर भी दे दिया था। और फिर विवेक शालिनी के दिए हुए एड्रेस पर चला गया। वहां पहुंचकर उसने इधर उधर देखा, उसे शालिनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद उसे सामने से शालिनी आती हुई नजर आई। शालिनी ने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जो घुटनों तक थी। उसने अपने घुंघराले बाल खोले हुए थे और उसने गॉगल्स लगाए हुए थे। वह आज बला की खूबसूरत लग रही थी। एक बार को विवेक के दिल में उसे देखकर हलचल होने लगी थी। वह शालिनी को घूर घूर कर देखे जा रहा था और तभी शालिनी उसके बिल्कुल पास आ गई। विवेक को ऐसे घूरते हुए देखकर उसने विवेक से कहा, क्या हुआ है? मेरी घूरने की बीमारी तुम्हें लग गई है क्या? और विवेक ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ना बाबा, तुम्हारी बीमारी तुम अपने पास ही रखो। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी बीमारी कॉन्टेजियस छूत है। देखो, मेरी भी आदत तुम्हारी जैसी हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें उन नजरों से नहीं देख रहा था जिन नजरों से तुम मुझे देखती थी। विवेक की बात सुनकर शालिनी ने कहा, अच्छा तो तुम मुझे किस नजर से देख रहे थे? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम ट्रस्ट करोगी? शालिनी हंसने लगी और उसने कहा, बिल्कुल करूंगी, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई होगी तो जरूर करूंगी। विवेक मुस्कुराने लगा और उसने हंसते हुए कहा, चलो कभी और बताऊंगा, फिलहाल हमें जिस मुद्दे पर बात करनी है उस टॉपिक पर बात करते हैं। और फिर उस शॉप पर पहुंचकर उन दोनों ने अपने बैठने के लिए एक कोना ढूंढ लिया था। अपने लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करके वह दोनों आपस में बातें करने लगे। विवेक ने शालिनी से कहा, अब आगे क्या करना है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और मुझे पता है कि मेरे पापा ने मेरी बात पर कभी ट्रस्ट नहीं किया है। उन्हें तो ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग सटक गया है और शायद इसीलिए मैं ऐसी बहकी बहकी हरकतें करता हूँ। शालिनी ने हंसते हुए विवेक की तरफ देखकर कहा, वैसे सच ही समझते हैं तुम्हारे पापा मुझे भी तुम थोड़े हटे हुए लगते हो। विवेक हंसने लगा और उसने कहा, तुमसे एक बात कहूँ? शालिनी ने वाइन का सिप लेते हुए कहा, हाँ कहो। विवेक की आंखों में कुछ अलग सी बात थी। उसने शालिनी से कहा, तुम्हें क्या सचमुच उस सपने वाले लड़के से प्यार हो गया है? शालिनी ने आंख उठाकर विवेक की तरफ देखा और उससे कहा, तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो? विवेक, मान लो अगर मुझे उस सपने वाले लड़के से प्यार हो गया है तो वह तो एक सपना है ना, हकीकत तो नहीं है। विवेक ने शालिनी से कहा, लेकिन मैं तो हकीकत हूँ ना शालिनी। शालिनी ने जानबूझकर विवेक की बात टालते हुए कहा, चलो ये फालतू बातें छोड़ो और साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? विवेक ने शालिनी से कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
अच्छा तुम यह बताओ, तुम्हें कुछ ऐसा याद है, कुछ भी ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी में घटित हुआ हो? शालिनी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, ऐसा कुछ खास तो नहीं, पर हाँ 5 साल पहले मैं बहुत बीमार पड़ गई थी और मेरे पेरेंट्स मुझे एक बाबा जी के वहाँ लेकर गए थे और वह बाबा जी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा था और उनके छूने के बाद मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे होश भी आ गया था और मैंने उनकी कुछ बातें सुन ली थी। शालिनी के मुंह से यह सब सुनकर विवेक ने कहा, तो क्या तुम्हें बाबा जी का एड्रेस पता है? शालिनी ने आश्चर्य से विवेक की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम उसका क्या करोगे? विवेक ने कहा, तुम बस यह बताओ कि तुम मुझे वहां तक ले जा सकती हो, शायद उनके पास जाकर हमें अपनी परेशानी का कोई सलूशन मिल जाए। शालिनी को विवेक की बात सही